बहुत से लोगों की तरह आप भी शायद नहीं जानते कि कुछ सिचुएशन आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ में बार बार क्यों आती रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनकॉन्शियस पैटर्न के कारण वो प्लान हो गई थी। हम जानते हैं कि इंसान एक साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कुछ भी मन में होता है वो तुरंत एक केमिकल रिएक्शन के रूप में शरीर पर दिखने लगता है। रिसर्च से पता चला है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमास आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाते हैं। अगर आप अपना फ्यूचर अपने पास्ट को बेस बनाकर सोचते हैं तो आपका माइंड डेड इंसान की तरह है। यही वजह है कि हमारे चारों तरफ लोग इतने सीरियस और परेशान होते जा रहे हैं। ये कर्म का हिस्सा है। चित मन ही हमारा सबसे गहरा लेवल है। ये अवेयरनेस, अलाइवनेस, प्रोफाउंड इंटेलिजेंस है जो इंटेलेक्ट से परे, मेमोरी से परे, डिसीजन से परे, काम से परे, समझ और नजरिए से जुड़ा है। अगर आपके सपने सच होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि आपके कुछ सपने टूट जाएं, तभी आपकी लाइफ में मेमोरी से भी बड़ा कुछ मैनिफेस्ट होगा। कर्म योग बिजी रहने के बारे में नहीं है। ये हमेशा काम करने की कंडीशन में रहने के बारे में नहीं है। इसकी बजाय ये उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने के बारे में है जो आपको फ्री करती है। इसलिए कर्म योगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ अभी कर रहे हैं उसे छोड़कर कोई दूसरा काम करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इसे पूरे दिल से करें और इस प्रोसेस में आप जहां भी जाएं एक और ज्यादा मजेदार दुनिया अपने लिए बनाएं। बहुत बार हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि हमारे कर्म हमारी लाइफ पर क्या असर डालते हैं और कैसे हम इनको यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की ये बुक कर्म, जिसे सदगुरु ने लिखा है, आपको कर्म के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने में हेल्प करेगी। इस बुक में बताए हुए मेथड्स आपको अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर वापस बिठाने के लिए है, ताकि आप एक स्टक पैसेंजर से कॉन्फिडेंट ड्राइवर बन जाएं और अपने भाग्य की राह खुद तय करें। इसमें आप जानेंगे कि कैसे हर पल को कॉन्शियसली पूरी तरह से जीकर आप खुद को चिंता के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ये बुक एक मैनुअल है जो कर्म के बारे में आपके कंफ्यूजन को खत्म करके फ्रीडम और एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएगी। इस बुक समरी को हमने मल्टीपल पार्ट्स में बांटा है ताकि आपको बुक का हर हिस्सा बहुत आसानी से समझ में आ सके। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट एक एक करके आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुक के सबसे पहले सवाल से कि कर्म क्या है। आमतौर पर इसका मतलब है एक्शन लेना। ज्यादातर लोग कर्म को अच्छे और बुरे कर्मों, पुण्य और पापों की बैलेंस शीट की तरह समझते हैं। रियलिटी में कर्म का पुण्य और पाप से कोई लेना देना नहीं है। कर्म का सीधा सा मतलब है एक्शन, आपका काम, आपकी जिम्मेदारी। कर्मों का कलेक्शन सिर्फ आपके इरादे और आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपके रिस्पॉन्स के तरीके से तय होता है। टाइम के साथ आपके रिस्पॉन्स अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाते हैं जो रियल लाइफ में खुशी या दुखी करने में रोल निभाता है। कर्म का सीधा सा मतलब है कि हमने अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसका मतलब है कि हम अपने भाग्य के क्रिएटर खुद हैं। जब आप कहते हैं ये मेरा कर्म है तो रियलिटी में कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूँ। कर्म खुद को क्रिएट करने वाले एक स्ट्रक्चर फ्रेम की तरह है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वर्ग की तरफ अपने आप को शिफ्ट करने से इंसान अपने भाग्य का क्रिएटर बन जाता है। वो जैसा भाग्य चाहता है वैसा कर्म करके या एक्शन लेकर उन्हें पा सकता है। अब हम कर्म की साइकिल को समझते हैं। कर्म 3 लेवल पर होते हैं, शरीर, मन और एनर्जी। आप इन 3 लेवल्स पर जो कुछ भी करते हैं वो आप पर एक छाप छोड़ जाता है। आपके सेंसेस आपकी लाइफ के हर पल की बाहरी दुनिया से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप पर हर पल इंप्रेशन की बौछार हो रही है। टाइम के साथ सेंसेस इंप्रेशंस, ये छापों की ये बड़ी मात्रा आपके अंदर एक पैटर्न बनाने लगती है। पैटर्न धीरे धीरे खुद को बिहेवियरल टेंडेंसीज में आकार देते हैं। डायरेक्शन का एक सेट टाइम के साथ हार्ड होकर उसमें बदल जाता है, जिसे आप अपना कैरेक्टर या रियल नेचर कहते हैं। ये अपोजिट तरीके से भी काम करता है। आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया का एक्सपीरियंस करने के तरीके को आकार देता है। ये आपका कर्म बन जाता है। आपको पता नहीं चलता कि ये टेंडेंसीज कैसे डेवलप हो रही हैं, लेकिन जिसे आप मैं मानते हैं वो बस हैबिट्स, प्री डिस्पोजिशंस और टेंडेंसीज का एक अक्यूमुलेशन है जो आपके रिस्पॉन्स के प्रति जागरूक हुए बिना टाइम के साथ बना लिया है। एक आसान सा एग्जाम्पल लीजिए। हम में से ज्यादातर लोग बचपन में बहुत खुश होते हैं लेकिन बड़े होते होते दुखी रहने लगते हैं। हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हों जिनके कारण ये दुख आया, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये बिहेवियर कैसे और कब मिला। अगर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को कॉन्शियस होकर बनाया होता तो खुद को काफी अलग तरह से ट्रीट किया होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एग्जामिन्ड रिएक्शंस और टेंडेंसीज के डायरेक्शन का बिना जागरूक हुए, बिना सवाल किए पालन करने से उन चीजों को करने की भी आदत बन गई जो उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए अब दुख उनके अंदर आ गया है। दूसरे शब्दों में कर्म पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे आपने अनजाने में अपने लिए बनाया है, और बेशक आप इसे हर रोज अपडेट कर रहे हैं। आपके किए जाने वाले फिजिकल, मेंटल और एनर्जेटिक एक्शंस के आधार पर आप अपना सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं। एक बार जब वो सॉफ्टवेयर कोड लिख लिया जाता है तो आपका पूरा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करता है।
पास्ट की जानकारी के बेस पर कुछ यादगार पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। अब आपकी लाइफ हैबिचुअल, रिपीटेटिव और साइक्लिकल बन जाती है। बहुत से लोगों की तरह आप भी शायद नहीं जानते कि कुछ सिचुएशन आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ में बार बार क्यों आती रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनकॉन्शियस पैटर्न के कारण वो प्लान हो गई थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप अपने एक्यूमुलेटेड पास्ट की कठपुतली बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई लोगों की लाइफ में गरीबी के कारण खाने और रहने जैसी बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल होता है। ये सिचुएशन उनके माइंडसेट को वैसी लाइफ जीने के लिए प्रोग्राम कर देती है। वो मानने लगते हैं कि लाइफ ऐसे ही जी जाती है। हालांकि ये सिचुएशन बदली जा सकती है, लेकिन इसके ना बदलने के पीछे सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक रिकरेंट पैटर्न बना लिया है। चाहे वो इससे बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश करे, वो फिर से उसी थिंकिंग जाल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर कोई कॉन्शियसली अपने कर्म सॉफ्टवेयर कोड को दोबारा नहीं लिखता है, तो पैटर्न की रेगुलरिटी से उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उनके अंदर अच्छा बदलाव लाने की बजाय कुछ अनवांटेड बाहर से थोपा जा रहा है। रियलिटी में इसे दोबारा लिखा जा सकता है, हटाया जा सकता है और दूर किया जा सकता है। कर्म का मैकेनिज्म सीजलेस है। आपके अंदर का हर एक मानसिक उतार चढ़ाव एक केमिकल रिएक्शन जनरेट करता है, जो एक फिजिकल सेंसेशन को बढ़ाता है। उससे इन्फ्लुएंस होकर आप एक्शन लेते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन और मजबूत होता है। अगर आप बस किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो एक्साइट करती है, तो आप असल में अपने शरीर में कुछ सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इंसान एक साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कुछ भी मन में होता है वो तुरंत एक केमिकल रिएक्शन के रूप में शरीर पर दिखने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री या बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एक तरह से रिएक्शन देगा। अगर आप टाइगर्स के बारे में सोचते हैं, तो ये दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं। इस तरह हर मिनट मानसिक उतार चढ़ाव के कारण केमिकल रिएक्शन और सेंसेशन होती रहती हैं। जब तक सेंसेशन तेज ना हो जाए, तब तक आपको इसका पता भी नहीं चलता है। ये सभी सेंसेशन आपके शरीर में तुरंत होती हैं और टाइम के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट बन जाती हैं। रिसर्च से पता चला है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रॉमास आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिमाग से जुड़ी परेशानी से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप साइकोलॉजिकल उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, तो आपका दिल दुखेगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लगातार मेंटल और इमोशनल उतार चढ़ाव के कारण आपके शरीर का रेस्पॉन्डिंग टाइम बदलता रहता है। माइंड एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी कॉन्शियस हेल्प के बिना ही स्पीड पकड़ लेता है। आपने देखा होगा कि जब आप 18 साल के थे, तो आमतौर पर चैलेंज का सामना करने या उन्हें अवॉइड करने में ज्यादा सक्षम थे। कैपेसिटी के मामले में 30 की उम्र में ज्यादा मजबूत थे। 45 की उम्र तक कई चीजें आपको परेशान करने लगी और 60 तक कई लोग इसे इम्पॉसिबल मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को कमजोर मानते हैं। इसलिए दिमाग में उसी तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे वो उसी तरह के एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप जिस तरह बनना चाहते हैं, उसी तरह के थॉट के बीच अपने दिमाग में बोए। अब हम ग्रेट कार्मिक वेयरहाउस के बारे में समझते हैं। हम अपनी फुलफिलमेंट की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कर्म करते हैं, उसे अचीव करने के लिए नहीं। हम अपनी इनर कंप्लीटनेस का जश्न मनाने के लिए कर्म करते हैं, न कि उसका पीछा करने के लिए। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए ये सिंपल इक्वेशन उल्टी होती है। ज्यादातर लोग कुछ बनने के लिए कर्म करते हैं। वो कर्म करते हैं क्योंकि वो अधूरा महसूस करते हैं। उनका कर्म कुछ हासिल करने या किसी तरह से अपनी पहचान बनाने की इच्छा से मोटिवेटेड होता है। ये हमारे पूर्वजों की एंशिएंट हंटर गैदरर टेंडेंसी है, जो अभी भी इंसानों में कायम है। इसमें हम मानते हैं कि कुछ इकट्ठा करने के लिए हमें कर्म करने की जरूरत होती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए हो। ये खुद को बढ़ाने, जो है उससे ज्यादा बनने की इच्छा से इंस्पायर्ड कर्म होते हैं। ज्यादातर लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है कि वो क्या पाना चाहते हैं, इसलिए उनका कर्म कुछ हासिल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान फेमस होना चाहता है ताकि वो फिल्मों में आ सके या किताब लिख सके। उनका पर्पस एक स्टार या ऑथर बनना होता है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एक लेबल से पहचाने। इसी तरह कोई स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन बनना चाहता है, जबकि असली कर्म ऐसे लोग करते हैं जो गोल्फ खेलते हैं, किताबें लिखते हैं या बाइक चलाते हैं। इसलिए नहीं कि कुछ हासिल करें, बल्कि वो उस काम को एंजॉय करते हैं। वो कोई पहचान हासिल करने के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। ऐसे लोग योगी कहलाते हैं। जब आप इस तरह रहते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही हमेशा अपने ही वे में लोगों से बात कर पाते हैं। आप कौन हैं, इसकी महक हमेशा एक्सप्रेस होती है। लोग समझते हैं कि वो इंटरनल फ्रीडम के साथ चीजों के बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन वो जैसा सोचते हैं उनके बिहेवियर में एक्सप्रेस होता है। ये हमारी मेमोरी से जुड़ा है। हम अपनी मेमोरी में जिसे पवित्र मानते हैं, वो अथॉरिटी और हमारा सच बन जाता है, और इस तरह का सच हमें असल सच को एक्सपीरियंस करने में इन्फ्लुएंस करता है। हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी मेमोरी में चल रही चीज ही सच लगती है। आप एक पहचान हासिल करने के लिए मेमोरी को हासिल करने और उसे स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इस
इसलिए आप बनने के लिए करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं तो सिर्फ 150 रुपए की कॉफी का मजा ले सकते हैं। आपके पास बैंक में 10 अरब डॉलर हैं या नहीं, ये उस टाइम मायने नहीं रखता। ये पैसा सिर्फ आपकी मेमोरी में मौजूद है। आपकी मेमोरी में पैसा इधर उधर रखने का मतलब है कि आप पास्ट के इंसान हैं। अगर आप अपना फ्यूचर अपने पास्ट को बेस बनाकर सोचते हैं तो आपका माइंड डेड इंसान की तरह है। यही वजह है कि हमारे चारों तरफ लोग इतने सीरियस और परेशान होते जा रहे हैं। ये कर्म का हिस्सा है। फ्यूचर में आपके इस तरह के थॉट उसी तरह के एक्शन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं जिन्हें आपने पास्ट में लिया था। इसलिए हर तरह से एक्शनेबल कर्म ये इंश्योर करते हैं कि आपका भविष्य बिल्कुल आपके अतीत जैसा होगा और ये कार्मिक साइकिल चलती रहती है। आप परेशान होते रहते हैं। इसलिए जब आपके साथ कुछ भी नया नहीं होता है तो ये शांति से सोचें कि क्या नया करने की जरूरत है और उस काम को करें जिसे आप एंजॉय करते हैं। अब हम ऑथेंटिक इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। सदगुरु कहते हैं कि आज की दुनिया में जिनके पास अच्छी मेमोरी है उन्हें इंटेलिजेंट माना जाता है। वो आसानी से एग्जाम में टॉप करते हैं, अक्सर अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं, पीएचडी डिग्री करते हैं और एक स्कॉलर बन जाते हैं। ये सब काफी आसान है क्योंकि जो वो पढ़ते हैं उसे याद रखते हैं और उसे प्रोसेस कर पाते हैं। योगिक ट्रेडिशन में जब आप चित्त या कॉन्शियसनेस या डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस को छूते हैं तब भी आपको एनलाइटन या समझदार माना जाता था। उससे पहले आप विद्वान हो सकते थे, आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि तब भी आप बदलाव करने में सक्षम हो। ट्रेडिशनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजडम को नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ह्यूमन मेमोरी को अनडाउटली इंपॉर्टेंस दी जाती थी और जो लोग वेदों को पढ़ सकते थे उन्हें महान विद्वान माना जाता था। हालांकि इस तरह के विद्वानों को कभी भी अंतिम विद्वान नहीं माना गया क्योंकि इन्हें मेमोरी इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता था, जबकि गुरु ये जानते थे कि कब और कैसे ज्ञान का इस्तेमाल करके जरूरी बदलाव करना है। इसलिए गुरु को विद्वान से ज्यादा जरूरी माना जाता था। हालांकि उस टाइम भी एजुकेशन में परसेंटेज सामाजिक रूप से जरूरी थे, लेकिन एग्जिस्टेंशियली कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। जिसे इंपॉर्टेंस दी गई वो इस डीप अंडरस्टैंडिंग या विजडम को, जिसमें आप अस्तित्व को वैसे ही समझने की क्षमता रखते हैं जैसा वो है, ना कि जैसा आप सोचते हैं कि ये है या होना चाहिए। अगले कुछ दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को देखने के हमारे तरीके को काफी हद तक बदल देगा। एजुकेशन के बारे में हमारे आइडियाज बेसिकली बदल जाएंगे। अगर आप सेल्फ चेंज के टूल्स की तलाश में हैं, तो मेमोरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ज्यादा यूजफुल नहीं होगा जो मेमोरी पर बेस्ड है। हालांकि ये सिर्फ इन्फॉर्म कर सकता है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में सिर्फ वही मेमोरी से परे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में कैपेबल है। उनके पास योगदान करने के लिए सच में कुछ अच्छा होगा। इंसान और मशीन के बीच बेसिक अंतर परसेप्शन का है। परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो किसी मशीन के पास भी नहीं है। हालांकि मशीन डेटा एक्यूमुलेशन, एनालिसिस और एक्शन करने में सक्षम होगी क्योंकि ये सभी इंटेलिजेंस के फंक्शन हैं, लेकिन समझ के साथ उनके लिए मुश्किल होंगे। इंसान एक बायोलॉजिकल बीइंग है, लेकिन फिर भी एक मशीन है। अगर आपको किसी भी ऑथेंटिक तरीके से खुद को दूसरे मशीनों से अलग करना है तो आपको अपनी समझने की क्षमता को एम्पावर करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपनी समझ या इंटरनल इंटेलिजेंस को रिक्लेम करने की जरूरत है, जिसे संस्कृत में चित्त कहा जाता है। ये हमारी लाइफ का बेस है। चित्त मन ही हमारा सबसे गहरा लेवल है। ये अवेयरनेस, अलाइवनेस, प्रोफाउंड इंटेलिजेंस है जो इंटेलेक्ट से परे, मेमोरी से परे, डिसीजन से परे, काम से परे, समझ और नजरिए से जुड़ा है। ये खुद के एग्जिस्टेंस की इंटेलिजेंस है, ब्रह्मांड का जिंदा स्वरूप या शेडो है। योगिक कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप अपने कार्मिक सॉफ्टवेयर के कंपल्जन के साथ साथ अपनी बुद्धि की पहचान से दूरी बना लेते हैं तो आप इस अनक्लाउडेड कॉन्शियसनेस या चित्त के कांटेक्ट में होते हैं, और जब हम चित्त तक पहुंचते हैं तभी अपने आप में बदलाव करना पॉसिबल है। यही कारण है कि एक गुरु के रूप में ऑथर सदगुरु कभी भी लोगों को ये आशीर्वाद नहीं देते कि उनके सपने हमेशा सच हों, क्योंकि सपने सिर्फ मेमोरी पर बेस्ड होते हैं। आप जो पहले से जानते हैं उसके इमेजिन और इम्प्रूव्ड वर्जन का ही सपना देख सकते हैं। अगर आपके सपने सच होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि आपके कुछ सपने टूट जाएं, तभी आपकी लाइफ में मेमोरी से भी बड़ा कुछ मैनिफेस्ट होगा। आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए अब कर्म योग के बारे में जानते हैं। कर्म योग असलियत में क्या है? ये खुद को मुक्त करने का प्रोसेस है। कर्म योग का तरीका सिंपल है। आपकी हर एक्टिविटी का यूज एंटेंगलमेंट या मुक्ति के प्रोसेस के लिए किया जाना कर्म योग है। हालांकि कर्म योग के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत से लोग इस शब्द का अपने अपने तरीके से अलग अलग यूज करते हैं। आइए पहले मिसकंसेप्शन से शुरुआत करते हैं। कई लोग मानते हैं कि कर्म योग का अर्थ है अनरिलेंटिंग एक्शन। ये सच नहीं है। कर्म योग बिजी रहने के बारे में नहीं है। ये हमेशा काम करने की कंडीशन में रहने के बारे में नहीं है। इसकी बजाय ये उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने के बारे में है जो आपको फ्री करती है। उस तरह के कामों को करने के बारे में है जो आपको आपके हाईएस्ट सेल्फ और सेल्फ फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि कर्म योग का मतलब है समाज सेवा। ये एक मिथ है। सिर्फ सेवा कर्म योग नहीं है। कर्म योग का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस तरह का काम करते हैं, बल्कि इसका लेना देना इस बात से है
कि आप इसे क्यों और कैसे करते हैं। यहाँ तक कि अच्छे कर्म भी जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी में किए जा सकते हैं। ये मुक्ति की बजाय उलझाव की तरफ ले जा सकता है। कर्मयोग और नॉर्मल एक्शन के बीच अंतर आपकी उस काम को करने की इच्छा शक्ति है जो मायने रखती है। अगर एक्शन आपको जबरदस्ती करना पड़ता है तो वो सिर्फ कर्म है। अगर कर्म फ्रीडम का एहसास करवाता है तो ये कर्म योग है। अगर आप कोई काम बुरा फील हुए करते हैं तो वो कर्म है। अगर आप जॉयफुली और एफर्टलेसली काम करते हैं तो ये कर्म योग है। एक दिन 3 आदमी एक साइड पर काम कर रहे थे। एक राहगीर ने आकर पहले आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, अरे क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं पत्थर काट रहा हूँ? राहगीर दूसरे आदमी के पास गया और वही सवाल पूछा। दूसरा आदमी गुर्राया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने जीवन यापन के लिए काम कर रहा हूँ। राहगीर तीसरे आदमी के पास गया और फिर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी बहुत खुशी से खड़ा हो गया और बोला, मैं एक शानदार मंदिर बना रहा हूँ। तीनों आदमी एक ही काम कर रहे थे। पहले आदमी के लिए उसका काम सिर्फ पत्थर काटना था, दूसरे के लिए उसका काम सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया था, तीसरे के लिए उसका काम एक खुशी का एहसास था। इस तरह क्या से ज्यादा क्यों जरूरी है? आपकी लाइफ का हर काम ऐसा ही हो सकता है। ये सिर्फ लाइफ के कामों पर नहीं बल्कि आपके नजरिए पर ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए कर्मयोगी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ अभी कर रहे हैं उसे छोड़कर कोई दूसरा काम करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इसे पूरे दिल से करें और इस प्रोसेस में आप जहाँ भी जाएं एक और ज्यादा मजेदार दुनिया अपने लिए बनाएं। आजकल प्रॉब्लम यह है कि हमने सही और गलत के बारे में कुछ कठोर फिक्स थॉट्स बना लिए हैं। जब तक हमारा दिमाग इस तरह के फिक्स थॉट से भरा है तब तक किसी भी काम में पूरे दिल से शामिल होना इम्पॉसिबल है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो याद रखें, कभी किसी को अपने से ऊपर मत देखो और कभी किसी को नीचा मत देखो। अगर आप किसी को अपने से ऊंची नजर से देखते हैं तो आप उनकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। अगर आप किसी को नीची नजर से देखते हैं तो उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। लेकिन जब आप बिना किसी ऊंच या नीच के नजरिए से सिर्फ देखते हैं, किसी पहले से बनाए हुए नजरिए से नहीं बल्कि बस उसे वैसा ही देखते हैं जैसा है, तो आप चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसी वो हैं। इस टाइम लाइफ में अपना रास्ता तय करने की आपकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जिस वक्त आप कहते हैं कि कुछ सुपीरियर या कुछ इंफीरियर है तो आपके अंदर पसंद और नापसंद, लगाव और जेलिसी का एक पूरा मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन जब आप चीजों को एक बैलेंस नजरिए से देखते हैं तो आप लाइफ के हर पहलू में रियलिटी को देखकर उसमें प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशनल काम को मैनेज करना हो या अपनी फैमिली को मैनेज करना हो। तीसरा मिसकंसेप्शन है, कर्मयोग को आमतौर पर किसी ड्यूटी को निभाने के रूप में भी एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि इस दुनिया में ड्यूटी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी अत्याचार है। यह आइडिया सेल्फिश लोगों ने बनाया था। ड्यूटी का आइडिया किसी उम्मीद वाले इंसान से आता है। शासक आपको बताते हैं कि उनके लिए तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। शासित लोग शासकों को बताते हैं कि उनके लिए शासक की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। माता पिता बच्चों को उनकी ड्यूटी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हैं। बच्चे माता पिता को उनकी ड्यूटी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। पति चाहते हैं कि पत्नियां अपने पति के लिए ड्यूटीज को याद रखें और पत्नियां चाहती हैं कि पति अपनी ड्यूटीज को याद रखें। इससे असहनीय कुछ भी नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनकी ड्यूटी है। इसकी पवित्रता इसे अनएक्सेप्टेबल बना सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा ड्यूटी वाले या ओबीडिएंट इंसान हैं, तो आप इसके बोझ से परेशान होते रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपकी प्रेजेंस से बोर हो जाएंगे। इसलिए आपको जिस चीज से प्यार है उसे करें। अगर आप में उस काम को लेकर प्यार की भावना नहीं है तो बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें। गलती से या अपने आप को अच्छा ना लगाते हुए भी सिर्फ कुछ करना योगदान नहीं है। जब आपकी एक्टिविटी तकलीफ देने वाली होगी तो आप अपने चारों तरफ दुख पैदा कर लेंगे। ड्यूटी का आइडिया हमारे बनाए गए मोरल सिस्टम से आता है। ये फॉल बैक सिस्टम है, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को लाइफ में हर पल एक्टिव रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक ऐसे फॉल बैक सिस्टम पर काम करें जो अच्छा दिखने और बनने के लिए सिर्फ कोई काम करे जो कि कर्म का फेक मॉडल है। अगर इस साल इस प्लेनेट पर सभी 8 बिलियन लोग अचानक बहुत मेहनती हो गए तो ये प्लेनेट अगले 20 सालों में खत्म हो जाएगा। शुक्र है 50% लोग थोड़े आलसी हैं और इनमें से 40% लोग वही हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया है। ये लोग सिर्फ काम की बजाय बैलेंस ऑफ लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए खुद भी खुश रहते हैं और अपने आसपास के लोगों में भी खुशी की वाइब्स भेजते हैं। तो इस तरह कर्मयोग का मतलब सिर्फ ड्यूटी को फॉलो करना नहीं है। इसकी बजाय ये आपकी लाइफ को अपने फेवरेट काम को करते हुए ड्यूटी पूरी करने की तरफ मोड़ता है। ये पूरी लाइफ डेडिकेट करने के बारे में नहीं है। जब काम इस तरह किया जाता है तो कर्म कोई बंधन पैदा नहीं करता। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो किसी न किसी तरह से दूसरों में प्यार और स्पिरिचुअलिटी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर ये एक दयालु या महान बनने की सेल्फ इमेज के लिए बहुत लगाव के साथ किया जाता है। ऐसी शक्ति से कर्म उलझता है। अगर सरेंडर की नेचुरल भावना हो तो ही कर्म करने वाले के लिए वो काम ग्रोथ दिलाने वाला हो सकता है। ये समझने के बाद आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर ड्यूटी इररिलेवेंट है तो आप जो चाहें वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें, आप जो कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट आता है। अगर आप खुशी खुशी अपने कामों का रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हैं तो तुरंत आगे बढ़ें।
लेकिन अगर आप उन चीजों को कर रहे हैं जिनके रिजल्ट पसंद नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करके सेंसिटिविटी और फोरसाइट के साथ काम करें। अब हम कर्म योग और आसन के बारे में बात करेंगे। अगर आप शरीर को एक स्पेसिफिक तरीके से डेवलप करते हैं तो ये असल में ज्यादा भार उठाने में सक्षम होगा। इस तरह आपका एक्यूमुलेटेड कर्म यानी कि संचित अलॉटेड कर्म में यानी कि प्रारब्ध में बदल जाता है। आप कितना कर्म भार उठा सकते हैं, इसका अंदाजा आपकी अपनी इंटेलिजेंस से होता है। इंटेलिजेंस आपकी शारीरिक और एनर्जी कैपेसिटी से आपके पास मौजूद वर्क बैलेंस के आधार पर ये तय करेगी कि आपको कितना काम संभालना चाहिए। इंसानी लाइफ में कुछ साइकिल्स ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। लगभग हर 12 साल में एक बदलाव आपको ज्यादा पर्सनल भार उठाने में सक्षम बनाता है। बच्चे का पहला 12 साल का साइकिल 54 से 108 महीने के बीच शुरू होता है, मतलब 4 से 9 साल की उम्र के बीच। लाइफ के लिए एक सर्टेन सेंसिटिविटी वाले कई इंसान हर 12 साल के फेज के एंड में होने वाले छोटे बदलावों से अवेयर होते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में होने वाले बदलावों के साथ साथ बढ़ी हुई संभावना का टाइम भी होता है। ऐसे टाइम में लाइफ की दिशा में अक्सर बदलाव होते हैं। हर एक विंटर और समर सीजन के दौरान भी कुछ बदलाव होते हैं। इन बदलावों के दौरान एनर्जी लगाने की जरूरत होती है, इसलिए इसे पहले से ही स्टोर करना जरूरी है। ये कहानी इस पॉइंट को खूबसूरती से बताती है। एक बार एक बिजनेसमैन सामान उठाकर बिजनेस के लिए जा रहा था। उनमें से सबसे समझदार ईसप सबसे आगे चलते, बाकी नौकर उसके पीछे पीछे चलते थे। ईसप हमेशा सबसे भारी भार उठाते थे, हालांकि वो कोई मजबूत इंसान नहीं थे। बाकी सभी उनसे हल्का बोझ उठाते थे क्योंकि यात्रा कई दिनों तक चलती थी। एक दिन उनके साथियों ने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं खाने के बंडल उठाता हूँ जो सबसे भारी होते हैं, लेकिन खाने के बंडल का बोझ हर खाने के साथ कम हो जाता है और आखिरी 2 दिन मैं खाली हाथ चलता हूँ। शरीर को तैयार करना भी इसी तरह है। कठिन योग से आप शरीर को ज्यादा कार्मिक भार उठाने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप अभी जब आप हेल्दी और सक्षम हैं, ज्यादा कार्मिक भार उठाते हैं, तो बाद में आप हैंड फ्री होकर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हर इंसान अलग अलग कर्मों के साथ पैदा होता है। ये अंतर कभी कभी माँ के गर्भ में भी क्लियर होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। इसके आधार पर बच्चे की जन्मजात बुद्धि ये तय करती है कि अलग तरह की एक्टिविटी के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और मेडिटेटिव लेवल पर कितनी एनर्जी एलोकेट की जानी चाहिए। जब कोई इंसान अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए 40%, अपनी इमोशनल एक्टिविटी के लिए 40% और अपनी इंटेलेक्चुअल और मेडिटेटिव एक्टिविटी के लिए 10% एनर्जी चुनता है, तब एज अ रिजल्ट उसके ज्यादा एक्टिव होने की संभावना होगी। ज्यादातर लोग तब तक शांत नहीं बैठ सकते जब तक कि वो पहले किसी मुश्किल एक्टिविटी से ना गुजरे। उस एक्टिविटी के बाद लाइफ बहुत आसान लगने लगती है। शॉर्ट में, शुरुआत में आप सबसे भारी बोझ उठाते हैं और खाने के बंडल की तरह बोझ कम होता रहता है। इसका एम अपने कंफर्ट जोन को जलाना है और फिर अनकंफर्टेबल चीजों को करते हुए लाइफ का मजा लेना है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके योग आसन से अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी कर्म बुक की समरी। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना आपको याद रहे। कर्म का मतलब है एक्शन लेना। ज्यादातर लोग कर्म को अच्छे और बुरे कर्मों, पुण्य और पाप की बैलेंस शीट की तरह समझते हैं। रियलिटी में कर्म का पुण्य और पापों से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है आपका काम, आपकी जिम्मेदारी। कर्म पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे आपने जाने अनजाने में अपने लिए बनाया है, और बेशक आप इसे हर रोज अपडेट कर रहे हैं। आपके लिए किए जाने वाले फिजिकल, मेंटल और एनर्जेटिक एक्शंस के आधार पर आप अपना सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं। एक बार जब ये सॉफ्टवेयर कोड लिख लिया जाता है तो आपका पूरा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ज्यादातर लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि आप क्या पाना चाहते हैं, इसलिए उनका कर्म कुछ हासिल करना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सिर्फ वो लोग जो मेमोरी से परे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में कैपेबल हैं, उनके पास योगदान करने के लिए सच में कुछ अच्छा होगा। कर्म योग का मतलब सिर्फ ड्यूटीज को करना नहीं है। इसके बजाय ये आपकी लाइफ को अपने फेवरेट काम को करते हुए ड्यूटीज को पूरा करने की तरफ मोड़ता है। जब कोई इंसान अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए 40%, अपनी इमोशनल एक्टिविटी के लिए 40% और अपनी इंटेलेक्चुअल और मेडिटेटिव एक्टिविटी के लिए 10% एनर्जी चुनता है, तब एज अ रिजल्ट उसके ज्यादा एक्टिव होने की संभावना होती है। एंड में याद रखें, कर्म वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, बल्कि वो है कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए कर्म के अकॉर्डिंग भविष्य के दुख से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है आज दुख को रोकना। थैंक यू दोस्तों। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस किताब की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन सी बुक समरी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। और इससे पहले कि आप इस वीडियो को खत्म करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप हर हफ्ते 2 नई बुक समरी से कुछ न कुछ सीखकर लाइफ में कंसिस्टेंटली ग्रोथ को पा सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।